माय डियर 11th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस फेवरेट चैनल पे। और आज का ये वीडियो लेक्चर हमारी क्लास 11th की फिजिक्स की यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उस यूनिट का एक और नया वीडियो लेक्चर है। और आज का ये वीडियो एक नए हिस्से को शुरू कर रहा है। एक बच्चा बोला जैसे कि मैं कुछ समझा नहीं। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो मेरे बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के सभी वीडियोस लगातार देखते आ रहे हैं तो आप ये बात बखूबी जानते हैं। और अगर आप नहीं देखते आ रहे हैं तो मैं दोबारा से इस बात को दोहरा देता हूं कि इस यूनिट के अंदर बहुत सारे अलग अलग भाग हैं। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए देयर आर डिफरेंट पार्ट्स, और हर पार्ट एक नए टॉपिक की शुरुआत करता है। सबसे पहला भाग था सॉलिड्स, दूसरा भाग था फ्लूइड मैकेनिक्स जिसमें हमने लिक्विड्स एट रेस्ट यानी कि हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा, और तीसरा भाग था लिक्विड्स इन मोशन यानी हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है हमने जाना, हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है हमने जाना, सॉलिड्स क्या होता है हमने जाना। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस हिस्से को, उस टॉपिक को कहा जाता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी मैटर के साथ ताल्लुकात रखने वाली उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर से ताल्लुकात रखने वाली, और थर्मल वर्ड काफी मिलता जुलता है थर्मोमीटर से। और आप अच्छी तरह जानते हो कि थर्मोमीटर क्या होता है। एक बच्चा बोला हाँ मुझे बुखार होता है तो मेरे मम्मी डैडी थर्मोमीटर का इस्तेमाल करके मेरे बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो आपके बॉडी का टेम्परेचर नापने में आपकी मदद करता है। लेकिन क्या थर्मोमीटर सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर नापने में काम आता है? नहीं, थर्मोमीटर के बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर डिफरेंट चीजों के टेम्परेचर को नापने में मदद करते हैं, और हर एक डिफरेंट चीज का अपना कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। कुछ चीजें हाई टेम्परेचर पे होती हैं, कुछ चीजें लो टेम्परेचर पे होती हैं, कुछ चीजें ज्यादा गर्म होती है, कुछ चीजें कम गर्म होती है, कुछ चीजें जम जाती हैं, कुछ चीजें पिघल जाती है, कुछ चीजें उबल जाती है, कुछ चीजें जल जाती है, कुछ चीजें गल जाती है। बात तो सही है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ये सब कुछ किसके साथ होता है? ये सब कुछ मैटर के साथ होता है। और मैटर कहां है? अराउंड अस। तो हम जो आज चीजें पढ़ने जा रहे हैं, या मुझे कहना चाहिए कि आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इस यूनिट का चौथा भाग। और इस यूनिट का आज का ये वीडियो लेक्चर नंबर 13 है। यानी इससे पहले मैं कुल मिलाकर 12 वीडियो लेक्चर्स आपको दे चुका हूं। और अगर अभी तक आप में से किसी बच्चे ने इससे पहले के 12 वीडियो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरी आपको सजेशन है कि उसे देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने चीजों को समझाया है, बहुत अच्छे से मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप बाकी पहले के अपलोड किए गए वीडियोस को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम दो चीजों के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो बहुत लंबा तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट जरूर होने वाला है। आगे पढ़ने वाली बहुत सारी बातों के बेसिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहला हीट एंड दूसरा टेम्परेचर। सवाल आता है सर ये हीट होता क्या है? आप नहीं जानते हीट क्या होता है? एक बच्चा बोला हाँ आम आदमी की भाषा में हीट मतलब गर्मी होता है, लेकिन अगर मैं फिजिक्स की भाषा इस्तेमाल करूं तो हीट इज अ नेम गिवन टू अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जी हाँ, हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी बॉडी के द्वारा पोजेस की जाती है। अब किसी भी बॉडी के पास ऊर्जा ये कहां से आई, हीट एनर्जी कहां से आई? तो अगर हम किसी भी मैटर की बात करें तो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी एटम्स एंड दीज एटम्स आर कॉन्टिन्यूसली इन रैंडम मोशन। हर एक एटम जो होता है वो एक रैंडम मोशन में होता है। आपका कोई भी पार्टिकल सीधा मूव करेगा तो उसे ट्रांसलेशनल मोशन या फिर हम स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते हैं। अगर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो उसे वाइब्रेटरी मोशन कहा जाएगा। अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसे सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। अगर पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो उसे रोटेशनल मोशन कहा जाएगा। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। सो अलग प्रकार के पार्टिकल्स जब किसी मैटर में मौजूद रहकर लगातार मोशन में होते हैं तो उनके मोशन से उनके पास एक ऊर्जा पैदा होती है जिसे कहा जाता है हीट एनर्जी।
हालांकि उनकी जो अपनी एनर्जी, वो सभी पार्टिकल्स किसी भी मैटर में जब पोजेस करते हैं तो उसे कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। ये चीज आप लोगों ने केमिस्ट्री के चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में जरूर सुनी होगी और पढ़ी होगी। 1% मान लेते हैं कि आपने ना सुनी है ना पढ़ी है, तो बेफिक्र रहो, थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है वो फिजिक्स के सिलेबस में भी पढ़ाया जाता है और हमारी इस यूनिट के खत्म होने के बाद अगर कुछ पढ़ाया जाएगा तो वो थर्मोडायनेमिक्स ही है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर ठीक है, आपने कह दिया कि हम बात कर रहे हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब सवाल ये आता है कि सर अगर हीट एक प्रकार की इंटरनल एनर्जी है तो हीट से हमें पता क्या चलता है? हमें क्या पता चलता है कि हीट क्या चीज है और हीट कैसे मेजर की जाती है? हीट को मेजर करने के लिए हमारे पास फिजिक्स की दुनिया में एक यूनिट है जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर। सो हीट अगर एनर्जी है तो उस एनर्जी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है जिसे कहा जाता है टेम्परेचर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर ठीक है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी देन व्हाट इज टेम्परेचर, तो सिंपल शब्दों में यह बात कही जा सकती है दैट टेम्परेचर is nothing but a unit that measures the degree of hotness or coldness of a given body। किसी भी बॉडी के तापमान के ज्यादा या तापमान के कम होने की वैल्यू को नापने के लिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हमारी रियल लाइफ में एक यूनिट है जिसे कहा जाता है टेम्परेचर। अब सवाल आता है कि चलो सर ठीक है, आपने कहा हीट एक प्रकार की एनर्जी है और टेम्परेचर एक प्रकार की यूनिट है, तो हीट को नापने वाली यूनिट क्या टेम्परेचर है? हाँ, तो अगर हीट फिजिक्स में पढ़े जाने वाली क्वांटिटी है तो उस क्वांटिटी को नापने के लिए फिजिक्स में हमारे पास एक यूनिट है जिसे कहा जाता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर को नापने के लिए फिजिक्स में एक डिवाइस है जिसे कहा जाता है थर्मोमीटर। सो हमारे पास तीन चीजें आ गई, एक जिसे हम कह रहे हैं एनर्जी, एक जिसे हम कह रहे हैं उस एनर्जी को नापने वाली क्वांटिटी, या मुझे कहना चाहिए उस एनर्जी के बारे में यूनिट देने वाली क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर को नापने वाला डिवाइस जिसे कहते हैं थर्मोमीटर। अब बात करते हैं थोड़ी सी वापस से हीट के बारे में कि हीट को अगर कोई हमें कह दे कि भाई डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे? अरे कर तो दिया, हीट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, लेकिन इससे बेटर एक डेफिनेशन बनती है। हीट की जो यूनिट है फिजिक्स की दुनिया में वो कैलोरीज मानी गई है। एसआई यूनिट जो है वो हम जूल्स भी इस्तेमाल करते हैं और कैलोरीज भी इस्तेमाल करते हैं। तो एसआई यूनिट जूल्स है लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरीज है। तो हीट की कितनी यूनिट हो गई? 2 यूनिट हो गई। पहली यूनिट जूल्स, दूसरी यूनिट कैलोरीज। जूल्स एनर्जी की यूनिट है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। सो हम कह सकते हैं कि द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरीज एंड द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल्स। और कैलोरी और जूल्स में एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते को कहा जाता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। ये वैल्यू एग्जैक्ट हम बताते हैं, इसको अगर डेसिमल फॉर्म में देखोगे तो 4.1986 जूल्स कुछ आती है, लेकिन हीट एंड टेम्परेचर के टॉपिक में जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें ये बात आपको अपने दिमाग में बिठानी है। एक बच्चा कहता है सर आप बोले जा रहे हो, बोर्ड पे कुछ लिख तो नहीं रहे हो, क्योंकि मैं जो बातें अभी बोल रहा हूं वो चैप्टर की इंट्रोडक्टरी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वो किताब में नहीं है, वो सब कुछ आपको किताब में भी देखने को मिलेगा, लेकिन लिखने से ज्यादा मैं चाहता हूं कि आपकी नजरें मेरी नजरों से मिले और आपके कान मेरी आवाज को सुने और आपका दिमाग मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए जाने वाले कॉन्सेप्ट को समझे। जरूरत पड़ने पे मैं बोर्ड का भी इस्तेमाल करूंगा, हाथ में मार्कर लिए बैठा हूं, जरूर इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अभी एक ही चीज पे फोकस किए हूं कि आपको समझ आना चाहिए। तो वट एवर आई हैव डिस्कस्ड सो फार सुन लीजिए, एक बार दोबारा से दोहरा देता हूं। मैंने अभी तक बता दिया कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, हीट और टेम्परेचर में फर्क क्या है, हीट की एसआई यूनिट क्या है और हीट की प्रैक्टिकल यूनिट क्या है। एक आपको डेफिनेशन अगर कोई पूछे कि कैसे आप डिफाइन करोगे 1 कैलोरी को, तो हम कह सकते हैं 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, यानी पानी यानी कि वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी काम में आती है उसे कहा जाता है 1 कैलोरी। अबे कितना टेम्परेचर? बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कहां से?
फ्रॉम 14.5 टू 15.5। ये 14.5 टू 15.5 ही क्यों लिया गया, कोई और टेम्परेचर क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये देखा गया है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी का 1 ग्राम लिया जाए तो उसके 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ावा देने के लिए 1 कैलोरी की हीट खर्च होती है। इसलिए यही रेंज ली गई है, कोई और रेंज नहीं ली गई है। आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई और रेंज मेंशन जरूर कर सकते हो, बट फिर भी ये कहा जाता है दैट 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। हम कह सकते हैं कि हमें पानी का टेम्परेचर रेज करना है। कितना? आप 1 ग्राम वाटर ले सकते हो, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये बातें समझ आ रही हैं। चलो सर ठीक है, आपकी बात मान गए कि हीट की आपने ये डेफिनेशन दे दी। अब आपको मैं बता दूं हीट है क्या? है तो एनर्जी ना। एनर्जी को हम 9th क्लास में पढ़कर आए हैं, वर्क डन की फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर किसी बॉडी की हीट को हम वर्क में एक्सप्रेस करते हैं तो कायदे से वर्क और हीट बराबर होने चाहिए। तो हीट एनर्जी का सिंबल होता है फिजिक्स की दुनिया में कैपिटल Q, और वर्क डन का सिंबल होता है फिजिक्स की दुनिया में W। तो कायदे से अगर देखा जाए तो W और Q बराबर होने चाहिए। हाँ बराबर होने चाहिए, लेकिन एक बात है जो कही जाती है, वो बात क्या है सुनो। ये कहा जाता है कि अगर Q मतलब कि हीट को किसी प्रकार के वर्क डन में बदला जाए तो उस वर्क डन को कहा जाता है मैकेनिकल वर्क। एक आदमी कहता है भाई मैंने 100 जूल का काम किया, भाई तेरे काम से हुआ क्या? 100 जूल का तूने काम किया, इसका मतलब मैकेनिकल वर्क। तेरी मशीन ने 100 जूल का काम किया। अब मशीन का जो काम है 100 जूल्स का, क्या पता वो काम हीट एनर्जी में तब्दील हो जाता है। तो हीट एनर्जी में जब कोई काम तब्दील होता है तो उसे प्रैक्टिकली कैलोरीज में नापा जाएगा। तो W को मैंने Q में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ही मैं Q को W में कन्वर्ट कर सकता हूं। सो W और Q का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ वर्क या मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। रादर मुझे कहना चाहिए मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट फिजिक्स में पढ़े जाने वाली एक ऐसी क्वांटिटी है जो ये बताती है कि वर्क और Q का रेशो सेम आएगा। तो चलिए जो बातें अब तक है बताई, एक बार मैं आपको लिख के समझा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर का हमारा टॉपिक चल रहा है। यानी जो भी बातें मैं आज आपसे कर रहा हूं वो सारी बातें दो ही चीजों पे घूमेंगी, एक हीट का टॉपिक और दूसरा टेम्परेचर का टॉपिक। और हीट के लिए जो बातें मैं अब तक कह चुका हूं उसमें सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई वो ऐसा यूनिट की बात बताई कि हीट एक प्रकार की एनर्जी है जिसकी ऐसा यूनिट है जूल्स। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि हीट की प्रैक्टिकल यूनिट, अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई हीट की प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, तो हीट की प्रैक्टिकल यूनिट है कैलोरीज। हीट की प्रैक्टिकल यूनिट है कैलोरीज। Therefore, हम कह सकते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स, यानी 1 कैलोरी 4.2 जूल्स के बराबर होता है। यह बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। फिर मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर हीट को वर्क डन में एक्सप्रेस किया जाए, अगर हीट को वर्क डन में एक्सप्रेस किया जाए या वर्क डन में कन्वर्ट किया जाए, अगर हीट को वर्क डन में कन्वर्ट किया जाए तब उनका रेशो कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। उनका जो रेशो है वो कांस्टेंट आता है, दैट इज मैं सिंपल शब्दों में कह सकता हूं कि हीट और वर्क डन का जो रेशो है वो कांस्टेंट आएगा। और जब हीट और वर्क डन का रेशो कांस्टेंट आता है दैट इज Q बाय W कम्स आउट टू बी कांस्टेंट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और हीट बटा W को कहा जाता है J, और इस J को हम यहां पे लिखते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, जो मैंने है अब तक था बताया, जो मैंने है अब तक था आपको समझाया, वो है मैंने बोर्ड पे अब आपको है लिखवाया। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये चीज समझ आ रही है। अब एक बच्चा कहता है कि सर आपने कहा कि अगर हीट को वर्क डन में कन्वर्ट किया जाए तो उनका रेशो,
अब ये उनका रेशो में हीट ऊपर आएगी या वर्क डन ऊपर आएगा, इस बात को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मैंने भी सबसे पहले जानबूझ के वो चीज लिखी है जो आपको नहीं लिखनी है। मतलब सर आप कहना चाहते हो कि ये गलत है? मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, बट एप्रोप्रिएट नहीं है। हाँ, बात तो वही है। सो Q बटा W लिखने की बजाय हम W बटा Q लिखते हैं। Q बटा W लिखने की बजाय हम W बटा Q लिखते हैं। Q बटा W लिखने की बजाय हम W बटा Q लिखते हैं। यानी आप हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे हो या वर्क डन को हीट में कन्वर्ट कर रहे हो, तभी तो कहा गया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। हीट का मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या है? हीट तेरा मैकेनिकल इक्विवेलेंट W है, सो W बटा Q कम्स आउट टू बी J, और हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू JQ। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, एक बार बोर्ड पे मेरे द्वारा बताई हुई, सिखाई हुई, समझाई हुई सारी बातों को पूर्ण रूप से आप देख लीजिए। है अगर मन में कोई सवाल तो आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ लीजिए। अब सवाल आता है कि ठीक है सर, आपने जो बातें करी ये सारी बातें हीट की बातें हैं, अब सरा आप टेम्परेचर के बारे में भी बात कर लो। जी हाँ, टेम्परेचर के बारे में आप बखूबी पहले से बहुत कुछ जानते हो। टेम्परेचर के बारे में जो बचपन से हमें बताया गया है वो ये बताया गया दैट टेम्परेचर इज अ यूनिट दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ गिवन बॉडी। कोई भी बॉडी का तापमान जो हम नापते हैं उससे ये पता चल जाता है कि वो बॉडी गर्म है या वो बॉडी ठंडी है। और ये बात भी आप पहले सुन चुके हो अपने किसी ना किसी टॉपिक में, दैट द हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द बॉडी एट लो टेम्परेचर। जी हाँ, हमेशा याद रखना कि हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी पे ही होगा। सवाल आता है सर ठीक है, मान गए, ये टेम्परेचर को जब हम नापते हैं तो कैसे नापते हैं? अरे वेरी सिंपल, टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास डिवाइस है जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। लेकिन सर सारे थर्मोमीटर तो एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल सही। सारे टेम्परेचर स्केल भी एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल सही। अब जो मैंने ये वर्ड बोला ना टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल के नाम का मतलब ही यही है कि टेम्परेचर को नापने का एक तरीका नहीं है, तरीके अनेक है तो नाम भी अनेक है। एक बच्चा बोला नाम किस चीज का? टेम्परेचर की यूनिट का। हाँ, आमतौर पे बचपन में हम लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं कि टेम्परेचर की मुख्य रूप से 3 यूनिट होती हैं। तो अगर मुख्य रूप से 3 यूनिट होती हैं तो सबसे पहली वो यूनिट मैं उठाऊंगा जो सबसे ज्यादा कॉमन है। इन द ईयर 1777 मतलब 1777 में, इस समय के दौरान सेल्सियस नाम के एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है जम जाता और 100 डिग्री सेल्सियस पे है पानी उबल जाता। और उन्होंने दुनिया के सामने एक बड़ा प्यारा सा स्केल रख दिया और वो स्केल का नाम दिया सेल्सियस स्केल, जिसकी सबसे मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस बताई गई, मैक्सिमम वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस बताई गई और 0 से लेके 100 के बीच में टोटल 100 कदम यानी 100 यूनिट्स बताई गई, जिसमें यह कहा गया कि हर एक यूनिट मतलब 1 डिग्री का फर्क। लोगों ने कहा ठीक है, आपकी बात हम मान जाते हैं, आपकी बात हम समझ जाते हैं, और यह कह दिया गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है तो उसे फ्रीजिंग पॉइंट कह दिया गया, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है और उसे बॉइलिंग पॉइंट कह दिया गया। लेकिन 1777 में जब सेल्सियस ने यह काम किया तो आपको यह चीज जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि उनसे काफी साल पहले 1714 में फ़ारेनहाइट नाम के वैज्ञानिक ये बात अपने तरीके से ऑलरेडी कह चुके थे। फ़ारेनहाइट ने कहा कि भाई सेल्सियस, तुम्हारे लिए जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो मेरे लिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और तुम्हारे लिए जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो मेरे लिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो सेल्सियस ने कहा मेरे 0 और मेरे 100, तेरे 12 और तेरे 32 और तेरे 212 में फर्क है। फ़ारेनहाइट ने कहा मतलब क्या फर्क है? कह रहा खुद ही कैलकुलेट कर ले, मेरे 0 से 100 में 100 का फर्क है, हर एक स्टेप 1-1 डिग्री का है। तेरा देख 32 से 212 में 180 का फर्क है, यानी टोटल 180 यूनिट्स है।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ने अपनी बातों को काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल डाटा, काफी ज्यादा मेहनत और काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस के बारे में और के बाद में ये सब चीजें बताई गई होंगी। कैसे बताई हम वो इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, क्या बताया हम वो जरूर पढ़ते हैं। तो क्या बताया, आओ एक बार आपको बताता हूं। तो टेम्परेचर को नापने के हमारे सिलेबस में सबसे पहला पढ़े जाने वाला जो स्केल है उसे कहते हैं सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में दो चीजें जाननी है, एक 0 डिग्री सेल्सियस जानना है और एक 100 डिग्री सेल्सियस जानना है। जो चीज सेल्सियस में 0 है और जो चीज सेल्सियस में 100 है, वही चीज फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यहां पर है और वही चीज यहां पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और ये बात अगर सेल्सियस ने कही तो ये बात किसने कही, फ़ारेनहाइट ने कही। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, एक बार जो भी मैंने आपको बोर्ड में बताया है इसे एक बार देख लीजिए और आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। इसका जिक्र मैंने किया समवेयर इन द ईयर 1777 के आसपास, लेकिन उससे पहले जहां तक मुझे लगता है 1740 से 1750 के बीच में ये बात कही जा चुकी थी। तो 1777 को मैं करेक्शन करके 1741 लिख रहा हूं क्योंकि मुझे अभी याद आ रहा है कि इसकी वैल्यू करीब करीब 1741 के पास थी, लेकिन मैंने आपको 1777 बता दी। लेकिन फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है वो 1717 ही मान के चलिए, 1717 मान के चलिए। अरे हमें कौन सा हिस्ट्री का पेपर देना है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो सेल्सियस में इसे कहा गया फ्रीजिंग पॉइंट, सेल्सियस में इसे कहा गया बॉइलिंग पॉइंट, फ़ारेनहाइट में इसे कहा गया फ़ारेनहाइट और इसे कहा गया फ्रीजिंग पॉइंट और इसे कहा गया बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप नोटिस करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस में पूरे 100 का फर्क है, लेकिन 32 से 212 में पूरे 180 का फर्क है। अब इनके बीच में एक रिश्ता बनाया गया, वो रिश्ता क्या था सुनिए। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस -0 बटा 100 इज ऑलवेज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट और माइनस टेम्परेचर 32 बटा 180। ये एक रिश्ता बनाया गया इनके बीच में, जिससे कि ये बात बताई गई कि कैसे ये दोनों चीजें एक दूसरे से काफी ज्यादा कोरिलेटेड है, या मुझे कहना चाहिए एक दूसरे से काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है। सो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, ये सारी बात आपको इस तरीके से बताने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि आपको समझ आए कि क्या होता है सेल्सियस टेम्परेचर स्केल और क्या होता है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल और क्या होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में फर्क। एक बच्चा कहता है सर केल्विन को तो आप भूल ही गए। हाँ, अब आता है केल्विन का कारनामा। केल्विन का जो कारनामा आया वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे आया। और कौन सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता देता हूं। ये एक्सपेरिमेंट आप सुन भी चुके हो और आपने इसके बारे में पढ़ा भी है। क्या आपको याद है, आपने केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ मैटर नाम के चैप्टर में आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-ल्यूसेक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये सब चीजें पढ़ी है। और वहां पे आपने इक्वेशन पढ़ी है जिसे हम कहते हैं PV = nRT, जिसे कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन, और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये भी आपने पढ़ा है। तो जानते हो केल्विन ने क्या किया। केल्विन कहता है कि मैंने एक गैस के ऊपर लगने वाले प्रेशर को घटाया। तो लोगों ने कहा अगर तुम गैस के ऊपर लगने वाले प्रेशर को घटाओगे तो वॉल्यूम उसकी बढ़ जाएगी। कह रहा लेकिन मैंने टेम्परेचर भी घटाया, मतलब कि तुमने टेम्परेचर ठंडा किया, तो उस हिसाब से उसकी वॉल्यूम क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है किसी गैस की वॉल्यूम कभी नेगेटिव जा सकती है? नहीं जा सकती। तो एक ऐसा पॉइंट उन्होंने ढूंढा जिसपे उनका कहना था कि प्रेशर बिल्कुल नहीं है और वॉल्यूम भी बिल्कुल नहीं है। सुनना मेरी बात, उनका कहना था कि प्रेशर बिल्कुल नहीं है और वॉल्यूम भी बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने जो ये बात कही वो जिस टेम्परेचर पे मुमकिन हो पाई, उन्होंने एक ग्राफ बनाया। यहां जगह है तो मैं जगह का इस्तेमाल करता हूं और आपको बताना चाहूंगा कि उनका ग्राफ क्या था। उनके ग्राफ में जो वैल्यू घटकर आई वो इस पॉइंट पर, ये जो टेम्परेचर था दैट केम आउट टू बी -273.15,
जहां पे पहुंचकर उन्होंने कहा कि गैस की जो वॉल्यूम है वो शून्य हो गई, गैस की जो वॉल्यूम हो गई वो शून्य हो गई, और शून्य हो गई मतलब कि उसका प्रेशर, ये प्रेशर का ग्राफ था, और प्रेशर और वॉल्यूम के वेरिएशन को स्टडी किया गया। देखो पहले अच्छे से देखो, जब प्रेशर और वॉल्यूम के वेरिएशन को स्टडी किया गया तो प्रेशर और वॉल्यूम के वेरिएशन को पढ़कर यह पता चला कि एक टेंपरेचर ऐसा आता है जिस टेंपरेचर पे प्रेशर जो है वो जीरो हो जाएगा, और यही कहा गया कि इसी टेंपरेचर पे प्रेशर जीरो हो गया तो वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगी। यानी यह कहा गया कि जब प्रेशर जीरो पे आ गया तो वॉल्यूम जीरो पे आ गया। लेकिन वॉल्यूम क्या लगता है आपको, किसी गैस की नेगेटिव जा सकती है? नहीं जा सकती। इसलिए आपके केल्विन भाई साहब ने जो वैल्यू सेट कर दी, इसे सेट करके कह दिया एब्सोल्यूट जीरो, इसे कहा गया एब्सोल्यूट जीरो का टेंपरेचर, इसे एब्सोल्यूट जीरो का टेंपरेचर का दर्जा दिया गया, और इस दर्जे को सेल्सियस में जीरो के बराबर माना गया। यानी जो चीज टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस है वही चीज टेंपरेचर -273.15 डिग्री केल्विन है। यानी अगर मुझे सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 प्लस करना पड़ेगा। ये चीज आप ऑलरेडी 9th क्लास में भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप पढ़ कर आए हो, ये चीज आपने 9th क्लास में भी सुनी है, ये चीज आपने 9th क्लास में भी देखी है। तो आपके पास यहां पे 3 चीजें आ चुकी हैं। एक बच्चा बोला क्या? पहली चीज सेल्सियस का टेंपरेचर, दूसरी चीज फ़ारेनहाइट का टेंपरेचर, और तीसरी चीज केल्विन का टेंपरेचर। जिस तरह से सेल्सियस के टेंपरेचर स्केल में 0 से 100 में 100 का गैप माना गया, ठीक उसी प्रकार सेल्सियस के बाद आपका केल्विन का स्केल एकमात्र ऐसा स्केल है जिसमें वैल्यू -273.5 से 373.15 तक जाती है। या हम लोग अपनी कैलकुलेशन को आसान मानने के लिए ये बोलते हैं कि 273 माइनस से 373 तक जाती है। आई होप आपको बातें समझ आ रही है। तो जो चीज यहां पे सेल्सियस के लिए कही गई वही चीज यहां पे केल्विन के लिए जब कही जाएगी तो टेंपरेचर इन केल्विन माइनस टेंपरेचर 273.15 बटा 100 हो जाएगा। और अब आप देखिए दिस इज नथिंग बट द रिश्तेदारी बिटवीन सेल्सियस कॉमा केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, स्क्रीन पे दी हुई बातों को एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं कहता हूं 2 बार घूर लीजिए। है अगर मन में कोई सवाल तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो हमारे पास रिश्ता आ चुका है सेल्सियस के टेंपरेचर का, फ़ारेनहाइट के टेंपरेचर का और केल्विन के टेंपरेचर का। ये बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि कैसे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के इस भाग में अगर कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए तो वो बेसिक कुछ और नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ हीट और कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर पता होना चाहिए। अब जो बातें मैंने आपको बताई है ना, मैं आपको खुद कह रहा हूं बच्चों कि सिर्फ मेरी बातों पे यकीन मत करो। जो मैंने बताया है एक बार तो किताब खोल के पहले वेरीफाई करो। जब आंखों से दिख जाए कि हाँ यार जो बातें इस मास्टर ने बोर्ड पे समझाई है वो बातें किताब में भी लिखी हुई है, हो सकता है किताब में आपको 2 बातें एक्स्ट्रा पढ़ने को मिले, तो क्या गम है, कुछ सीख ही तो जाओगे, कुछ जान ही तो जाओगे। सो व्हाटएवर नॉलेज, व्हाटएवर थिंग्स और व्हाटएवर बेसिक नॉलेज अबाउट हीट एंड टेम्परेचर आई हैव गिवन यू, ये सारी चीजें आपको किताब में एक बार खोल के जरूर पढ़नी है। एंड आप नोटिस करेंगे कि इंट्रोडक्टरी भाग में यही शामिल है, यानी इस यूनिट का इंट्रोडक्टरी भाग इसी चीज को पढ़ाता है, इसी चीज को कवर करता है। इसके बाद शुरू होता है इस यूनिट का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसे कहा जाता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर। बिल्कुल नया टॉपिक है, पुरानी बातें काम जरूर आएंगी लेकिन टॉपिक बिल्कुल नया है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसे समझाने के लिए वीडियो लेक्चर भी नया आना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, थोड़ा सा कराऊंगा आपको इंतजार, बस है मेरी गुजारिश, मत करना अपना समय आप बेकार। लौट के आऊंगा फिर से मैं एक और बार। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और हमारी इस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। आपने आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर अभी तक आप में से किसी ने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो करना ना भूलें। आपका कीमती वक्त आपने दिया, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों।